Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis on 5th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अब ट्रम्प साहब ने बिल्कुल होल्ड कर दिया है H1B वीज़ा को, तो हमें पता करना पड़ेगा H1B वीज़ा क्या है। अब मतलब वो कह रहे हैं कि उन्हीं के लोगों को हम जॉब देंगे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको बहुत कम जॉब देंगे। तो H1B वीज़ा दिया जाता है स्किल्ड वर्कर्स को। स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनको H1B वीज़ा दिया जाता है। तो स्किल्ड वर्कर वो हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट से जो कम है उनको नहीं दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट हैं कम से कम उन्हें H1B वीज़ा दिया जा सकता है। तो स्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है H1B वीज़ा। अब मैं बाकी के ही बता देता हूँ क्योंकि मैच द कॉलम में आ सकते हैं। तो H2B वीज़ा किसे दिया जाता है? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, जैसे काम वाले होते हैं बहुत सारे होटल्स में जो काम करते हैं, हॉस्पिटल का जो लोअर स्टाफ होता है वो सब हॉस्पिटैलिटी में जो भी आते हैं उनको H2B वीज़ा दिया जाता है। फिर ये L1 वीज़ा, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। मान के चलिए कि गूगल की कोई कंपनी अमेरिका में और गूगल की कोई कंपनी इंडिया में, तो अगर जो इंडिया वाली जो कंपनी है उसके अगर कुछ आदमी वो अपनी अमेरिका वाली कंपनी में भेजना चाहे, गूगल की जो अमेरिका में ब्रांच है उसमें भेजना चाहे, तो उसको से L1 वीज़ा लेना पड़ेगा। और आप स्टूडेंट्स के लिए आपको चाहिए J1 वीज़ा, पढ़ाई करने के लिए आपको J1 वीज़ा। तो जो भी पढ़ना चाहता है वो J1 वीज़ा के लिए अप्लाई करे। प्लीज़ रिमेंबर इट, अभी ना करे, अभी तो वो लोग मना कर रहे हैं। अभी तो स्टूडेंट्स को भी उन्होंने ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर दिए, जो वहाँ स्टूडेंट थे उनको भी निकाल दिया है। तो बस आप ये चारों वीज़ा का नाम बहुत ध्यान रखिएगा, मेनली न्यूज़ में यही 4 वीज़ास रहते हैं, तो मैंने चारों एक साथ बता दिए। यहाँ तो बस एक ही वीज़ा लिखा हुआ था और कुछ नहीं जानना है इसमें, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिमोट अरुणाचल कॉर्नर। अब एक अरुणाचल प्रदेश की एक छोटा सा जगह है, उसको आज बताइए 2G का नेटवर्क अब मिल पाया। जब हम 5G की ओर पहुंचने वाले हैं, 5G का वेट कर रहे हैं, अभी यहाँ तक 2G पहुंच पाया, तो देखिए कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो आप शुक्र मानिए आप अच्छी जगह पर रह रहे हैं, जो भी अच्छी जगह पर रह रहे हैं। देखिए अभी 2G मिल पाया, तो कहाँ मिला? एक विजयनगर है। आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये विजयनगर जो साउथ इंडिया वाला है नहीं, ये विजयनगर का अरुणाचल प्रदेश में भी है। विजयनगर, आज का क्वेश्चन यही है कि जो विजयनगर एम्पायर था साउथ इंडिया में, उसे बनाया किसने था? हु स्टैब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर? आज का क्वेश्चन ये है। और कल जो मैंने पूछा था चीता, उसका आंसर है वनरेबल में रखा गया है IUCN की जो लिस्ट है चीता को। तो ये तो कल का आंसर हो गया। आज का क्वेश्चन ये है कि विजयनगर एम्पायर को किसने बनाया था? और मैं इसको बोल दूं, बहुत लोग कृष्ण देव राय बोलते हैं, तो कृष्ण देव राय इसका आंसर नहीं है। वो फेमस इसके हैं किंग, लेकिन वो उन्होंने इस स्टैब्लिश नहीं करा विजयनगर एम्पायर को, तो कृष्ण देव राय इसका आंसर नहीं है। तो प्लीज़ कोई नहीं दिएगा। तो मैं ये क्यों बता रहा था, इसमें कम्युनिटी का नाम जिक्र हुआ था, लीशू कम्युनिटी। लीशू कम्युनिटी कहाँ की है? तो बस आप ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की कम्युनिटी है। बहुत बार CAPF में कम्युनिटी से रिलेटेड सवाल आ चुके हैं। CAPF और UPSC के तो फेवरेट क्वेश्चन है कम्युनिटी रिलेटेड क्वेश्चन, एक सवाल होता ही होता है। तो लीशू कम्युनिटी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। बस आप इतना याद रखिएगा। विजयनगर इसका नाम कैसे पड़ा? तो वहाँ पे एक असम राइफल के कोई इंस्पेक्टर जनरल थे, AS गौर्य करके, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे रख दिया था जब वो 1961 में यहाँ एक्सपीडिट करे थे, मतलब जीते थे इस एरिया को, मतलब वहाँ से आ रहे होंगे, या तो एक्सपीडिट को ये भी बोल सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस ये याद रखना है लीशू कम्युनिटी कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये मैंने आपको चीता के बारे में बता ही दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, अभी हरियाणा में एक स्कीम शुरू हुई है, परिवार पहचान पत्र। तो आपको बस याद रखना, परिवार पहचान पत्र कहाँ मिल रहे हैं? तो हरियाणा में मिल रहे हैं। इनसे क्या होगा? जिन लोगों के पास परिवार पहचान पत्र होगा उनको वेलफेयर स्कीम, जो सेंटर की वेलफेयर स्कीम है या स्टेट की जो वेलफेयर स्कीम है, केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा जिनके पास ये परिवार पहचान पत्र होगा। मतलब लिंक कर रहे हैं ये दोनों चीज को, जो वेलफेयर स्कीम को हरियाणा पहचान पत्र से लिंक कर रहे हैं। तो आपको बस याद रखना है, परिवार पहचान पत्र कहाँ की स्कीम है? तो हरियाणा की स्कीम है। इतना पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड स्कीम है, तो पूछते नहीं है, लेकिन कोई कोई पूछ लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, परिवार पहचान पत्र कहाँ से रिलेटेड है? हरियाणा से रिलेटेड है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, अब देखिए ये एडिटोरियल आया था कल, मैंने आपको जो भी बताया था वो आर्टिकल 370 के कॉन्स बताए थे कि उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आर्टिकल 370 का फायदे क्या है, प्रोज क्या है, प्रोज। अगर आप आज पढ़ रहे हैं और जिन्होंने कल नहीं पढ़ा, जाके प्लीज कल का भी न्यूज़पेपर एनालिसिस देखिए, तो आपको वहाँ कॉन्स मिल जाएंगे, क्या क्या गड़बड़ी थी 370 में। आज मैं बताता हूँ कॉन्स। तो इससे आपका क्या फायदा? आपका पूरा एसे तैयार हो गया, आपका पूरा क्या कहते हैं, प्रेसाई राइटिंग तैयार हो गया। बाई चांस आ जाती है प्रेसाई राइटिंग, या आर्ग्यूमेंट्स तो तैयार हो ही गए, इसका तो कोई वो नहीं, आर्ग्यूमेंट्स तो तैयार हो ही गया। अब मैं इसकी कौन प्रोज बता देता हूँ, क्या फायदा हुआ आर्टिकल 370 का। तो ये लाइन आप स्टार्टिंग में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर 370 के पूछा जा रहा है कोई ऐसे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको पता होगा इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने क्या बोला था आर्टिकल 370 के लिए? ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे।
और जो चाहे वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वी कांट हैव 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 प्राइम मिनिस्टर एंड 2 फ्लैग्स इन 1 कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कोई भी लिख सकता है इसे। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है लाइन, ये कोई सोच रहा हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, ये सही बात लिखा है इन्होंने। 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए, 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते किसी देश में। फिर आर्टिकल 35 है, इसमें क्या बोला था, इसमें वोमेन के लिए बहुत अनफेयर चीज़ें थी। अब कैसे कैसे मैं आपको बताता हूँ। जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज थे, वेस्ट पाकिस्तान मतलब कौन सा हो गया, वेस्ट पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज जो इंडिया में आया था, जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप थी। और पहले लोग तो ये होगा जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, दूसरे कौन से होगा जो दलित वाल्मीकिज हैं, और तीसरे होगा जो दलित वाल्मीकिज थे, ये सफाई कर्मचारी थे। तो इनको जम्मू कश्मीर ने सिटीजनशिप ही नहीं दी है। बताइए, वहाँ लौट के आए हैं ये लोग, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी मतलब आज का जो पाकिस्तान है वहाँ से लोग, और दलित जो वाल्मीकि जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उनको इन्होंने सिटीजनशिप ही नहीं दी थी ड्यू टू आर्टिकल 35A। तो उन्हें अभी तक डेजिग्नेटेड ऑक्यूपेशन करना पड़ रहा था। मतलब जो सफाई कर्मचारी था वो सफाई कर्मचारी रह गया, कुछ और कर ही नहीं पाया, उसको सिटीजनशिप ही नहीं मिली। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, जितने इंपॉर्टेंट एक्ट थे जो पूरे इंडिया में लगते थे लेकिन यहाँ नहीं लगते थे, कैसे कैसे। एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बताइए, RTI का अधिकार नहीं था इधर। राइट टू एजुकेशन बताइए, राइट टू एजुकेशन ही नहीं है तो कैसे स्टेट तरक्की कैसे करेगा जब सब पढ़ ही नहीं पाएंगे। चाइल्ड मैरिज देखिए, चाइल्ड मैरिज होती थी, यहाँ लगता ही नहीं था, क्यों, ड्यू टू आर्टिकल 370। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। चौथा पॉइंट, आजकल क्या हो रहा है, जब ये हट गया है तो यहाँ एंटी टेरर के जितने ऑपरेशन होते हैं वो सब कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं। क्यों, क्योंकि अब आर्मी भी इंडिया की हो गई, अब यूटी बन गया तो वहाँ की पुलिस भी अब हमारी सुनेगी और वहाँ की पब्लिक भी हमारी सुनेगी अब, क्योंकि अब वो इंडिया का पार्ट है, बिल्कुल सोवरेन पार्ट। तो अब सारा जो एंटी टेरर ऑपरेशन हो रहा है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है। देखिए एक पॉइंट तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, जो नेशनल सैफरॉन मिशन है, सैफरॉन वहाँ पाया जाता है, सैफरॉन आपको पता होगा, मैं बता चुका हूँ। इसमें कम से कम 3500 हेक्टर लगाना है। बताइए, सैफरन कल्टीवेशन कौन से मिशन के तहत, नेशनल सैफरन मिशन के तहत। कितना, 3500 हेक्टर लगाएंगे, बताइए, इतना तो लगाना है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट आप किसी भी एस्से में लिख दीजिएगा, किसी भी आर्ग्यूमेंट में लिख दीजिएगा कि इसका फायदा क्यों है। एक तो सैफरन मिशन से बहुत तरक्की होगी, दूसरा या 11 एयरपोर्ट नए बनाए जा रहे हैं, 11 एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर में और 2 लद्दाख में। किस स्कीम के तहत, उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम आपको पता है ना, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम का फुल फॉर्म है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। इसके तहत क्या है कि जो अनरिजर्व्ड जो एयरपोर्ट है उनको बनाया जाएगा और वहाँ पब्लिक मतलब आ जा सकती है। तो इसके तहत अभी 11 एयरपोर्ट बना रहे हैं और 2 लद्दाख में बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर बताइए, नए एम्स बना रहे हैं, यहाँ पे 2 नए एम्स बनाए हैं। और आयुष्मान भारत जो स्कीम है जो फुल इंडिया में लगती है, अब यहाँ पे भी लगेगी। पहले यहाँ नहीं लग पाती थी बहुत सारी स्कीमें, लेकिन ये बिल्कुल लगेंगी। अब इनको लिखने का फायदा क्या, अब इससे आपने 2 चीज इंपैक्ट डाल दिया जो चेक कर रहा है कि आपको स्कीम्स के बारे में बहुत नॉलेज है। आपने वहाँ के लोगों के बारे में तो बताया, आपने स्कीम से लिंक कर दिया। अब देखिए 3-4 स्कीम है, नेशनल सैफरॉन मिशन, उड़ान स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम। इससे जो चेकर है उसको बहुत इंपैक्ट पड़ता है, वो आपको 1-2 नंबर ज्यादा ही देके जाएगा अगर आप कोई भी चीज फैक्ट्स के साथ लिख रहे हैं। ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट है, इसको कोई झुकला नहीं सकता कि अब आयुष्मान भारत वहाँ चलेगा ही, काम पड़ेगा ही उसका। फिर उड़ान स्कीम की तरह एयरपोर्ट बनेंगे ही बनेंगे। बस आप इतना लिख देते कि वहाँ 11 एयरपोर्ट बनने हैं, तो कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, बस उड़ान स्कीम और लिख देते तो 1 नंबर एक्स्ट्रा गेन करेगा जो लिख के आएगा। सो बस इसमें यही जानना है। कल का जिन्होंने नहीं देखा वो कल का देख लें, आज का देख लें, एक अच्छा ऐसे तैयार हो जाएगा। और कुछ समझ में ना आया हो तो बताएं। तो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर लिया ऑर्डर इन लॉयर केस। अभी कौन सा केस है, प्रशांत भूषण वाला केस है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिया था प्रशांत भूषण में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल में आता है, वो आता है अंडर आर्टिकल 129। पहली चीज तो आपको याद रखनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आता है सुप्रीम कोर्ट के, तो 129 के तहत आता है। जिन्होंने लक्ष्मीकांत में सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ा प्लीज पढ़ लीजिए, मैं रोज रोज बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत न्यूज में आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लक्ष्मीकांत से जाके सुप्रीम कोर्ट पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे जुडिक्शन है, ओरिजिनल जुडिक्शन, रिट जुडिक्शन, एडवाइजरी जुडिक्शन। तो ऐसी ये जो 129 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जुडिक्शन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जुडिक्शन के अंदर आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पहली बात तो ये। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस करा इस केस में। सुओ मोटो क्या होता है, अपने आप, कोई सुप्रीम कोर्ट के पास लेके नहीं गया कि इनके खिलाफ FIR है या इनको पनिशमेंट दो, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ले लिया सुओ मोटो कॉग्निजेंस फॉर प्रशांत भूषण केस। तो सुओ मोटो जो है वो कैसे लगता है, ये अंडर आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकता है और 226 हाई कोर्ट का, ये दोनों लगा सकते हैं सुओ मोटो चाहे तो। ये 2 आर्टिकल आपने सुने ही होंगे, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है फॉर सुप्रीम कोर्ट और 226 किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए। तो दोनों इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को पावर कहाँ मिलती है सुओ मोटो के लिए लेने की, ये तो सुओ मोटो लगा है इस आर्टिकल के तहत, इन आर्टिकल के तहत इस बंदे पे, प्रशांत भूषण वाले सर पे
ये सुओमोटो लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी तो कहीं से पावर मिलती होगी सुओमोटो की, तो सुओमोटो की पावर जो सुप्रीम कोर्ट में वो अंडर आर्टिकल 131 में, 131 क्या ओरिजिनल जुडिक्शन है, इसके अंदर आती है, सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है कि वो किसी पे भी सुओमोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मैंने आपको सब शॉर्ट में बता दिया है, ये सब आपको क्लियर नहीं है तो आप लक्ष्मीकांत को रेफर करिए, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। सबसे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस आर्टिकल में, ये सुओमोटो जो किसी बंदे पे लगता है किसके तहत लग सकता है, वो अंडर आर्टिकल 32 में लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट लगाएगी, हाई कोर्ट लगा रही तो अंडर 226 में लगाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट को पावर कहाँ से मिलती है किसी पे सुओमोटो लगाने की, तो वो मिलती है अंडर आर्टिकल 131 जो ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये ओरिजिनल जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 131 में। तो प्लीज गो थ्रू द रेफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अहेड ऑफ एफएटीएफ, अभी एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है, तो इंडिया पहले से हाईलाइट कर रहा है पाकिस्तान जो जो गड़बड़ी कर रहा है उन सबको। तो एफएटीएफ जो है वो तो फेवरेट है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है यार, क्या बोलूँ। अब आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी का कितना फेमस क्वेश्चन है एफएटीएफ। तो एफएटीएफ के बारे में हम जान लेते हैं, कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1989 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, किसने करा था, इनिशिएटिव था G7। G7 क्या है, G7 जो है वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड कंट्रीज है, एडवांस्ड कंट्रीज की ग्रुपिंग है G7। कोई बोल दे कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नहीं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी ग्रुपिंग है G7। तो G7 में कौन कौन आता है आपको पता ही है, यूएस, फ्रांस, कनाडा, यूके, जर्मनी, जापान, इटली। मैंने यहाँ लिख दिया, प्लीज रिमेंबर द नेम, यूके, यूएस, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये 7 कंट्रीज हैं। नाम याद रखिएगा प्लीज, नाम याद रखिएगा। कभी कभार डायरेक्ट नाम आ जाता है, उसमें 4 नाम होते हैं और बोलते हैं इसमें G7 की कौन सी कंट्री नहीं है, तो आपको नाम याद होंगे तभी आप उसमें टिक कर पाएंगे। बहुत ईजी 2 नंबर आप फैच कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है आप यहाँ कर रहे हैं कि नहीं। अब इसका काम क्या होता है एफएटीएफ का, ये देखती है मनी लॉन्ड्रिंग से जितने केस होते हैं। सबसे पहले टेररिज्म से रिलेटेड है, ये तो आप सबको पता है, एफएटीएफ किससे रिलेटेड है, टेररिज्म से रिलेटेड है। ये किस किस का काम देखती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम देखती है। फिर 2001 में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड हो गया। शुरुआत में टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं था, कोई बोले इनिशियली दोनों चीज थी, नहीं, पहले केवल मनी लॉन्ड्रिंग के केस देखती थी। 2001 में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड हो गया, और 2012 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में या जो भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसको काउंटर करने के लिए भी बनाई गई थी। तो तीसरा पॉइंट इतना नहीं डिटेल में आता है, पॉइंट आते हैं बस ये 2, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये 2 चीजें देखती है मेनली, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और क्या कहते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग को 2001 में ऐड किया गया, इनिशियली नहीं था। ऐसी एक तो ये एफिट, अभी जो पाकिस्तान उसको ग्रे लिस्ट में रखा है, अब ये ध्यान रखिएगा पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। एक होता है एशिया पैसिफिक ग्रुप, आपको ध्यान होगा, तो ये क्या है, एशिया से रिलेटेड है। सेम काम एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी यही है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, लेकिन एशिया की कंट्रीज का ग्रुपिंग है, इसमें 41 कंट्रीज आती हैं, और इंडिया एशिया पैसिफिक ग्रुप का पार्ट है। और एफएटीएफ का, एफएटीएफ में मतलब वोट कर सकता है इंडिया, एफएटीएफ में वोटिंग पावर है एफएटीएफ में। और एशिया पैसिफिक ग्रुप का पता तो पार्ट है, एशिया पैसिफिक ग्रुप में 41 कंट्रीज आती हैं, इसमें पाकिस्तान भी आता है एशिया पैसिफिक ग्रुप में, इंडिया तो आता ही आता है इसमें, दोनों में। बस आप एशिया पैसिफिक ग्रुप शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, एफएटीएफ था इसलिए मैंने बता दिया। या आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ यार, ये कहीं नहीं मिलेगी, आप कहीं नोट करिया करिए वरना आप सब भूल जाएंगे, कोई मजा नहीं आएगा अगर आप कहीं नोट नहीं कर रहे हैं तो। एशिया पैसिफिक ग्रुप ये एशिया के लिए है, इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस के केस रिलेटेड दिए जाते हैं, जो एशिया कंट्रीज हैं उनके बीच की ग्रुपिंग है ये। इसमें 41 कंट्रीज आती हैं, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, एल्कोहल सेस हर्टिंग स्टेट्स। अभी क्या हुआ था, ड्यू टू कोविड सरकार, आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट ने एल्कोहल को बहुत महंगा कर दिया था। तो कैसे कर दिया इतना एल्कोहल को महंगा, सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, जब जीएसटी आया है हमारे 2017 में, तो उसमें क्या क्या चीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। जीएसटी में किस किस चीज़ पे नहीं लगता है, तो एल्कोहल पे नहीं लगता है, पहली बात तो ये, पेट्रोल पे नहीं लगता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता है, और लैंड पे नहीं लगता है। अब बताइए, ये इतना इजी क्वेश्चन है, 4 चीज़ थी, किस किस पे नहीं लगता। और जबकि ये आपको जान के हैरानी, देखिए पेन बंद हो गया यार, जान के हैरानी ये होगी कि यूपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन था 2018 या 2019 है, मेरे को ध्यान नहीं है, किसी एक पेपर में 1 पॉइंट था, मतलब 4 ऑप्शन थे तो उसमें 1 पॉइंट ये भी था। तो आप बताइए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जीएसटी किस किस चीज़ पे नहीं लगता, तो इन 4 चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता है। अब सेस क्या होता है, सेस क्या होता है, सेस वो चीज़ होती है जो टैक्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स लेवाइड ओवर एंड अबव द बेस टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। जैसे अगर
किसी दारू की बोतल पे केवल 10% का टैक्स लगता था, मान के चलिए फॉर एग्जांपल, तो उस पे एडिशनल हम कितना भी परसेंट सेस और लगा सकते हैं, तो सेस इसके ऊपर लगेगा, जो टैक्स लग रहा है इसके ऊपर सेस लगता है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स चार्ज लेविड एंड अबव द बेस टैक्स लेबिलिटी ऑफ अ टैक्स पेयर। ये किस पे लगता है? किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लगता है। आर यूजुअली इम्पोज्ड एडिशनली व्हेन द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स टू रेज फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जब सरकार चाहती है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए पैसा उठाना, जैसे आपको लग पता होगा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्वच्छ भारत सेस करके चलाया था, तो आपको ध्यान होगा अगर आप बड़े पैसा, जैसे अगर कोई कोचिंग पढ़ रहा था या कुछ बड़ी चीज कर रहा था, जैसे 1 लाख की फीस आप जमा कर रहे हैं, तो उस पर स्वच्छ भारत का 1% सेस लगता था। तो आप ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया स्वच्छ भारत सेस का, तो ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लगता है। अभी स्वच्छ भारत सेस है तो स्वच्छ भारत के लिए यूज हो रहा था। ऐसे ये जो अभी अल्कोहल पे सेस लगाते हैं, पेंडेमिक सेस था, पेंडेमिक सेस आप याद रखिए, पेंडेमिक सेस था इसलिए लगाया गया था। अभी एक्साइज ड्यूटी जो है हाँ, जो एक्साइज ड्यूटी है वो दारू की बोटल्स पे लगती है, फॉर अल्कोहल एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? फॉर्म ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड फॉर द प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग एंड सेल। आपको पता है एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स क्यों लगता है? कुछ भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे या कुछ भी बेचेंगे या लाइसेंस की जरूरत है तो उस पर एक्साइज टैक्स लगेगा ही लगेगा। फिर ये अपोजिट है कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी में क्या होता है? जो भी चीज बाहर से आती है उस पर हम टैक्स लगाते हैं, और एक्साइज ड्यूटी में क्या है? जो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम टैक्स लगाते हैं। तो ये सीधा इसका अपोजिट है। एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो लगती है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे लगती है, और कस्टम ड्यूटी जो लगती है वो हमारे एक्सपोर्टेड, जो बाहर से हम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उस पे लगती है। टुडे एक्साइज ड्यूटी अप्लाइज ओनली ऑन पेट्रोलियम एंड लिकर। आज केवल जो पेट्रोलियम और लिकर पे ही एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो भी स्टेट्स लगाती हैं। सेंटर जो है वो सीजीएसटी लगाती है, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाती है अब सेंटर कभी भी। जो एक्साइज ड्यूटी हो केवल अब स्टेट्स लगाती हैं। किस चीज पे? केवल पेट्रोलियम पे और लिकर पे, वो भी स्टेट लगाती हैं। स्टेट कैसे लगा सकती हैं? क्योंकि जीएसटी के अंदर ही नहीं आता है। मैंने इसीलिए आपको पहली चीज बता दी, इन सब चीजों पे स्टेट अभी भी सब कुछ कर सकती है, जीएसटी के बाहर हैं ये 4 चीजें। तो आप ध्यान रखिएगा जीएसटी के क्या क्या बाहर चीजें। मैंने सेस आपको बता दिया, एक्साइज ड्यूटी आपको बता दी, कस्टम ड्यूटी आपको बता दी, और एक्साइज ड्यूटी किस किस पे लगती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इससे क्या हो रहा था? अल्कोहल लेस हर्टिंग स्टेट न्यूज़ क्या थी कि अल्कोहल पे इतना ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिया कि अल्कोहल कोई महंगी दारू ले ही नहीं रहा है, अब सब सस्ती दारू ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ध्यान होगा कल की न्यूज़ में मैंने बताया था कि पंजाब में 101 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि हूच ट्रेजिडी हो गई है। हूच का मतलब क्या होता है? कोई भी इलिसिट, अगर लिकर की वजह से, इलिसिट मतलब गंदी शराब की वजह से, इलिसिट लिकर की वजह से अगर कोई भी डेथ होती है तो हम उसको हूच रिप्रेजेंट करते हैं, हूच उसको बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो वहां का केस था उसी को हमने हूच बोला। अगर बहुत बार केस महाराष्ट्र में भी हो सकता है, बहुत बार केस बिहार में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, तो उन सबको हमने हूच ट्रेजेडी बोला है। तो हूच एक वर्ड आप याद रखिएगा, इंग्लिश का मैंने सिखा दिया है, ये इलिसिट लिकर के लिए यूज होता है मेनली, हूच जो वर्ड यूज होता है। तो इतनी महंगी दारू हो गई कि लोग सस्ती दारू पीने पर उतर आए, और देखिए इतना नुकसान हो गया, 100 लोग करीबन मर गए। अगर आपने कल की न्यूज़ देखी होगी मेरी, तो मैंने आपको बताया। तो आप अगर कोई आ जाता है कि इलिसिट ड्रगर या हूच ट्रेजेडी के बारे में अगर कोई ऐसे आता है, तो आप उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं कि दारू महंगी होने से, क्योंकि सरकार ने ज्यादा सेस या टैक्स लगा दिया है, इसलिए लोग ऐसी दारू पी रहे हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, एंटायर B2C ऑनलाइन सेक्टर टू कम्पीट। अभी B2C क्या चीज़ है? तो देखिए 4 तरह के ई कॉमर्स मॉडल्स होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, B2C, B2B, C2C, C2B। अभी B2C क्या होता है? ये बिजनेस होता है, C कंज्यूमर होता है। तो बिजनेस से जो कंज्यूमर को मिलता है, ये बिजनेस से बिजनेस को मिलता है, ये कंज्यूमर से कंज्यूमर को मिलता है, कंज्यूमर से बिजनेस को मिलता है। अब B2C क्या है? जैसे फ्लिपकार्ट है, तो एक वो बिजनेस कंपनी है, और वो किसको सामान देती है? वो कंज्यूमर मतलब पब्लिक को सामान देती है, तो वो B2C में आएगा। ऐसी पेटीएम है, पेटीएम एक बिजनेस कंपनी है, लेकिन हेल्प किसकी करती है? कंज्यूमर्स की करती है। तो ऐसे हमारा क्या होता है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो भी B2C कंपनी है, मतलब बिजनेस से कंज्यूमर पे जो सामान जा रहा है उसको हम बोलेंगे B2C मॉडल। फिर B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस। जैसे आपने एक फेमस कंपनी है इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट का नाम सुना होगा, ये तो फॉरेन कंपनी है इंडिया मार्ट। तो एक बिजनेस कंपनी है, ये हेल्प करती है अदर बिजनेस को सामान लेने के लिए, बहुत सामान बेचती है इंडिया मार्ट, ये अदर बिजनेस को सामान बेचती है। फिर एक है C2C, जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये कस्टमर टू कस्टमर आप समझ लीजिए। तो पेपाल आपको पता है, पेपाल में क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजा जा सकता है। वेस्टर्न यूनियन, OLX, आपने सामान बेचा होगा कोई, तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेच सकता है, तो ये C2C मॉडल होता है। फिर है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। अभी फ्रीलांसर है, जैसे बहुत लोग जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, मतलब जॉब क्या मतलब क्वेश्चनों के आंसर देते हैं ऑन अ वेबसाइट, तो कंज्यूमर से बिजनेस हो रहा है, तो उसको बोलेंगे C2B। तो अभी जो न्यू हमारा लॉ आने वाला है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आने वाला है,
उसमें पूरा B2C जो आएगा, जो B2C है वो पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ जाएगा। बस आपको याद रखना है, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब अब एक एक्ट के अंदर आएंगे। अभी तक इनके ऊपर कोई एक्ट ही नहीं था, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने वाला है, उसके अंदर ये सारे बिजनेस टू कंज्यूमर जितने भी मॉडल्स हैं वो सब आ जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया। बहुत बार क्या होता है, यहाँ कंपनी का नाम लिखा रहता है और ये मॉडल्स लिखे रहते हैं, तो उनको मिलाना होता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। आज का क्वेश्चन दूसरा ये है कि यूट्यूब जो हम इतना यूज करते हैं, ये कौन सा मॉडल है इन चारों में से। देखिए मॉडल मैंने आपको समझा दिया, आज आपको बताना है यूट्यूब कौन सा। तो दो क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर किसने स्टैब्लिश किया है, और दूसरा यूट्यूब कौन सा कॉमर्स मॉडल से। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। तो आप मैंने दो क्वेश्चन तो बता ही दिए, और थैंक यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक लाइक एक शेयर करेंगे यार, देख लीजिए हो जाए तो, कोई खर्चा नहीं है, फ्री है। और कल का अगर आपको सेशन पसंद आया हो, सर ने देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर करें, और फिर भी आपको कोई डाउट्स आपका बच गया है, मान के चलिए बच गया है, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, उसका रिप्लाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल गाइज, बाय बाय।